नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको अगला टॉपिक कराने जा रहा हूँ विद्युत वाले चैप्टर का। तो पिछले वाला जो भाग था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, अब उसके आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि रेसिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर, मतलब प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। तो प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध जानेंगे। देर आर टू मेथड ऑफ ज्वाइनिंग द रेसिस्टर टुगेदर। तो प्रतिरोधकों को प्रतिरोधक कौन होते हैं? जो अपने में से करंट को बहने का विरोध करते हैं, अपने में से करंट को नहीं बहने देते हैं। तो प्रतिरोधकों को हम ऐसे ऐसे दिखाते हैं। अब इसको जानेंगे कि इसको किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, विद्युत परिपथ में किस प्रकार से दर्शाया जाता है या किस प्रकार से जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है। तो पहला है आपका रेसिस्टर इन सीरीज। एक तो रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ा जाता है और एक पैरेलल जोड़ा जाता है। तो पहले हम सीरीज जानेंगे, फिर पैरेलल। यानी एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, एक पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। व्हेन रेसिस्टर्स आर joined end to end, it is called that resistor are connected in series। जब प्रतिरोधकों को एक दूसरे के साथ एक एंड से दूसरे एंड में जोड़ के जब जोड़ा जाता है तो उसे बोला जाता है रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ना। जैसे ऐसे, फिर इसके आगे ऐसे, इसके आगे ऐसे। तो एक एंड से दूसरे एंड, एक एंड से दूसरे एंड को ऐसे जोड़ना, एक के आगे एक जोड़ने को बोलते हैं रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ना। जैसे यहाँ पे चित्र में ये वाला दिख रहा है। द वैल्यू ऑफ करंट इन द अमीटर रिमेन्स सेम। और ऐसे जोड़ने से जो सबके अंदर बहने वाला करंट होता है वो सेम होता है। तो याद रहे कि अगर हम सीरीज में अगर रेसिस्टर को जोड़ते हैं तो सबके अंदर जो करंट होता है यानी विद्युत धारा वो समान होती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। और वो स्वतंत्र है कि उसको कहीं भी जोड़े, आगे पीछे कहीं भी जोड़े, लेकिन सब में करंट समान बहेगा। मान लो ये हमने बल्ब जोड़ा है, ये जो प्रतिरोध होते हैं ये बल्ब हो सकते हैं, हीटर हो सकते हैं, और पंखा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सबको हम कैसे भी जोड़ें लेकिन सबके अंदर करंट सेम बहेगा, ठीक है। इट मीन्स दैट इन ए सीरीज, इसका मतलब है एक सीरीज में कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर द करंट रिमेन द सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट और सेम करंट फ्लो थ्रू एवरी रेसिस्टर। इसका मतलब श्रेणी क्रम में अगर हम प्रतिरोधकों को कहीं भी जोड़े और सीरीज में एक के बाद एक, श्रृंखला में एक के बाद एक जोड़े, तो सबके अंदर जो बनने वाला जो करंट होगा या बहने वाला करंट होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर बताया गया है। यहाँ पे चित्र में हम देख सकते हैं कि एक के आगे एक ऐसे जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पे दोनों का चित्र का एक ही मतलब है। यहाँ पे भी देखा जाए तो एक के आगे एक जोड़ा है और वोल्ट मीटर एक ही जोड़ा है। और यहाँ पर हमने सबके साथ अलग अलग वोल्ट मीटर जोड़ा है। तो क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि करंट तो सब में एक समान बहता है कि नहीं, ये जानने के लिए हमने ये वोल्ट मीटर को जोड़ा है। और वोल्ट मीटर जो होता है वो करंट को तो नापेगा नहीं, वो किसको नापता है? पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी विभवांतर को नापता है। तो विभवांतर जानना है कि सब में समान बहता है अलग अलग। तो हम पाएंगे कि जो विभवांतर होता है समय वो अलग अलग होता है। तो जो हम श्रेणी क्रम में कोई भी प्रतिरोधकों को जोड़ते हैं तो उसमें जो विद्युत धारा होती है सब में समान बहती है। और अगर हमें कुल प्रतिरोध निकालना है तो सबकी प्रतिरोधकता को जोड़ देंगे और इसमें जो विभवांतर होता है वो सब में अलग अलग बहता है। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर है सब में अलग अलग होगा, लेकिन विद्युत धारा समान होगी और प्रतिरोध सबका अलग अलग होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि इन द अबव सर्किट इन V इज इक्वल टू द सम ऑफ V1, V2 एंड V3। यानी ऊपर बताया गया है कि जो अगर हम कुल विभवांतर निकालना चाहते हैं तो V1 प्लस V2 प्लस V3 करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इन ए सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब होता है कि
सभी प्रतिरोधकों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका कुल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो सबका अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पता करके सबका टोटल कर देंगे। तो इस फॉर्मूले से आपको सबका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा, ठीक है। और हमने V का फार्मूला भी पढ़ा था, V बराबर होता है IR, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे V बराबर IR पढ़े हुए हैं। द करंट थ्रू इच रेसिस्टर एंड ऑल द थ्री रेसिस्टर I, और सभी प्रतिरोधकों में जो विद्युत धारा है वो समान रहेगी I। तो V1 का फार्मूला I गुना R1, V2 का फार्मूला I गुना R2, V3 का फार्मूला I गुना R3। अब इस फार्मूले में अगर हम तीनों को रख के जोड़ें, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, और इसका मान रख दें IR बराबर IR1 IR2 IR3, और I कॉमन ले लें तो I से ये सारे I कट जाएंगे कॉमन लेने में, ठीक है। तो बचेगा प्रतिरोध का फार्मूला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये कुल प्रतिरोध निकालने का फार्मूला हो गया, टोटल रेसिस्टेंस निकालने का फार्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब आगे लिखा है thus we can conclude that, तो इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि when several resistors are joined in series combination, कि जब हम कुछ प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, the equivalent resistance of the combination is equal to the sum of their individual resistance and it's thus greater than any of the individual resistance। यानी श्रेणी क्रम में जो हम इनको जोड़ते हैं तो उसका जो कुल प्रतिरोध होता है वो सभी अलग अलग प्रतिरोधकों के कुल प्रतिरोध के बराबर होता है। और इस समय इस तरीके से अगर हम प्रतिरोधकों को जोड़ते हैं तो उसका जो रेसिस्टर यानी प्रतिरोध आता है वो सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इसमें प्रतिरोध सबसे ज़्यादा आता है, तो इसीलिए बहुत ख़राब होता है, इसको घर में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसको शादी की लड़ियाँ या शादी में जो बल्ब लटकाते हैं उसको बनाने में करते हैं, नहीं तो इसमें प्रतिरोध इतना ज़्यादा होगा कि कोई युक्ति ख़राब हो सकती है, फ्यूज हो सकती है। तो इस वजह से इसका प्रयोग जो है वो घरों में नहीं किया जाता, ठीक है। अब पढ़ेंगे यहाँ से रेसिस्टर इन पैरेलल। तो हम प्रतिरोधकों को मतलब पैरेलल भी जोड़ सकते हैं। पैरेलल कैसे जोड़ते हैं, तो जैसे यहाँ पे चित्र में दिख रहा है कि एक R1 को ऐसे जोड़ा, फिर एक R2 को ऐसे जोड़ा और एक R3 को ऐसे जोड़ा, यानी एक के साथ एक एंड से दूसरे एंड में सभी को जोड़ दिया। तो इस प्रकार जोड़ने को बोलते हैं पार्श्वक्रम में संयोजित करना, यानी रेसिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है। इसको पैरेलल तरीके से जोड़ना कहते हैं। लिखा है कि सपोज वी कनेक्ट थ्री रेसिस्टेंस, मान लीजिए हम तीन प्रतिरोधकों को R1 R2 R3 को कनेक्ट कर रहे हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम में, एज शोन इन द डायग्राम, जो कि डायग्राम में दिख रहा है। लेट अस कनेक्ट इट विद बैटरी, और मान लो हमने इसको यहाँ बैटरी से भी जोड़ा हुआ है और ये प्लग की एक कुंजी से जोड़ा हुआ है। मीटर देखो हमें सब में एक मीटर भी जोड़ा हुआ है और इस डायग्राम में हमें दिख रहा है। आल्सो कनेक्ट वोल्ट मीटर, हमने वोल्ट मीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा है विद द रेसिस्टर, मतलब प्रतिरोधक के साथ। तो यहाँ पे जो याद रहे कि जो अमीटर होता है इसे हम सीरीज में जोड़ते हैं, और जो वोल्ट मीटर होता है उसे हम पैरेलल क्रम में जोड़ते हैं, यानी समांतर जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूरा जोड़कर दिखाया गया है। तो जोड़ने पे अब इसको जब करंट को चालू करेंगे तो हमें कुछ मान नज़र आएगा। तो वो जो मान नज़र आएगा वो ये बताएगा हमें कि सभी के अंदर जो विद्युत धारा है वो समान नहीं बहती है, और लेकिन सबका अंदर जो विभवांतर होता है वो एक समान होता है, ठीक है। तो यानी सबके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल होती है, लेकिन सबके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो सेम नहीं होता है, और यहाँ पे जो प्रतिरोध होता है वो कम लगता है, ठीक है। तो अमीटर को हम अलग अलग सब तारों के साथ जोड़ेंगे तो अमीटर में विद्युत धारा का मान सबका अलग अलग आएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले से यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ऊपर वाले में हमने क्या क्या सीखा था, ऊपर वाले में हमने सीखा था कि जो सबके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना आई, वो सबके अंदर सेम है, लेकिन जो वी है वो सबके अंदर सेम नहीं है, और प्रतिरोध जो है वो सबका निकालने के लिए R1 R2 R3 सबको जोड़ना पड़ता है, और इस समय प्रतिरोध सबसे ज़्यादा आता है। इसका उल्टा अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे नीचे पैरेलल वाले में। पैरेलल वाले में हमें जानने को मिलेगा कि जो इसमें विभवांतर है ये सब में सेम है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम है, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा सब में सेम नहीं है,
और जो सबके अंदर प्रतिरोध होता है R, इसका फार्मूला होता है टोटल रेजिस्टेंस निकालने का 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे जोड़ जोड़ के R3 ऐसे जोड़ जोड़ के निकाला जाता है, जो कि अभी हम आगे देख लेते हैं। तो पार्श्व क्रम में जब हम इनको जोड़ते हैं तो हम पाते हैं कि अलग अलग प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों का योग करने पे हमें कुल प्रतिरोध प्राप्त होगा। और दूसरा हम जानेंगे कि सबके अंदर विद्युत धारा समान नहीं रहती है, सबके अंदर विद्युत धारा अलग अलग होती है, और कुल विद्युत धारा निकालने के लिए सभी के अलग अलग युक्तियों के प्रतिरोध को, विद्युत धारा को जोड़ के टोटल विद्युत धारा निकालनी होगी। और पार्श्व क्रम में जोड़ने पर सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच में विभवांतर समान होता है। ठीक है, ये जानेंगे। तो यहाँ पर V का फॉर्मूला हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है। नहीं, यहाँ पे गलत बता दिया, विभवांतर समय समान होता है, तो ये नहीं लगेगा। I निकालने के लिए आपको लगेगा I1 I2 I3 ऐसे निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। तो पढ़ते हैं आगे। ये लिखा है बाय अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस V द करंट फ्लो इन द सर्किट BI दिस सर्किट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ब्रांचेस। सपोज I1 I2 I3 बी द करंट इन ईच रेसिस्टर। तो सभी प्रतिरोधकों को जब हम एक एक करके मीटर में करंट को नापेंगे तो हम पाएंगे कि जो कुल करंट होगा, कुल जो करंट होगा I, वो बराबर होगा सबके अंदर अलग अलग करंट का टोटल। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है। और नीचे लिखा है अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, ओम के नियम के अनुसार हमने पढ़ा था V बराबर IR। तो अगर हमें I निकालना चाहते हैं तो R डिवाइड में आ जाएगा V/R। तो यही यहाँ लिखा हुआ है। तो I1 निकालने के लिए फिर हमें V/R1, फिर I2 निकालने के लिए V/R2 और I3 निकालने के लिए V/R3 लेना पड़ेगा। और क्योंकि सबके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है, तो इसीलिए सब में V सेम रहेगा। अगर हम टोटल करंट निकालना चाहते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक करंट या करंट निकालना चाहते हैं, तो फार्मूला I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 लेंगे और सबका मान रख देंगे V/RP बराबर, P इसलिए लिखा है क्योंकि वो पैरेलल को बता रहा है, बराबर होगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। सब में से V कॉमन लेंगे तो V कॉमन लेने पे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे बन जाएगा। और फिर ये V से V कट जाएगा तो फार्मूला बचेगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3 ऐसे बचेगा। ठीक है, तो यही फार्मूला जो है वो आगे के पन्ने पे बताया गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये बन गया आपका फार्मूला। ये फार्मूला आपको याद रखना है हमेशा कि पैरेलल क्रम में जोड़ने पे ये फार्मूला लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, और जो सीरीज में जोड़ते हैं तो उसके लिए लेते हैं RS लिख सकते हो, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, सर्किट इन सीरीज वर्सेस सर्किट इन पैरेलल। अब कहता है कि जो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या जो पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो इसके एडवांटेज यानी इसकी हानियाँ क्या हैं सीरीज में जोड़ने की, और फिर यहाँ पे लिखा है एडवांटेज मैंने पैरेलल में जोड़ने की, एडवांटेज मैंने लाभ क्या है। ठीक है, तो इसको भी जान लेते हैं। तो पहला लिखा है कि जो सर्किट को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो उसके क्या डिसएडवांटेज मैंने हानियाँ हैं। तो पहला लिखा हुआ है कि वी हैव ऑब्जर्व इन सीरीज सर्किट द करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। हम देखते हैं कि इस सीरीज में जो हम सीरीज में अगर हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो सबके अंदर जो करंट होता है वो कांस्टेंट माने समान रहता है। और फिर आगे कहता है दस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक बल्ब को कनेक्ट करने में नहीं कर सकते। एन इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज में इलेक्ट्रिक हीटर को या बल्ब को ऐसे नहीं जोड़ सकते, बिकॉज दे नीड करंट ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेट प्रॉपरली। क्योंकि दोनों को ठीक तरीके से चलने के लिए करंट का मान अलग अलग चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज इन सीरीज कनेक्शन, और सीरीज कनेक्शन में जोड़ने से जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, इससे एक्सीडेंट हो सकता है। Another disadvantage of series circuit is that when one component fail, the entire circuit is broken and current stop flowing in the circuit.
You must have seen in fairy lights used in Diwali. If one bulb fuse, the current circuit is broken and none of the small bulbs works or light up. तो कह रहा है इसका एक कहानी ये होता है कि अगर हम सीरीज में अगर हम युक्तियों को जोड़ते हैं और अगर एक भी युक्ति या एक भी कोई बल्ब या एक भी कोई पुर्जा काम करना बंद कर देता है, खराब हो जाता है, तो सारे पुर्जे काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो एक के आगे एक जैसे जोड़े गए हैं। तो एक भी काम करना बंद कर देगा तो आगे के सारी युक्तियाँ काम करना बंद कर देगी। तो इसीलिए शादी की लड़ियों में अगर लड़ी में एक भी बल्ब खराब हो जाता है या कहीं से भी एक तार टूट जाता है तो फिर वो जो पूरा बल्ब जलना ही बंद हो जाता है। ठीक है, तो उसका यही एक कहानियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि पैरेलल सर्किट एडवांटेज, तो यानी जो हम पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं समांतर क्रम में, तो फिर उसके लाभ क्या हैं। तो लाभ में लिखा हुआ है कि इट डिवाइड्स द करंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक गैजेट। कहता है कि पूरे विद्युत परिपथ में जो सबके अंदर जो करंट होता है उसकी मात्रा अलग अलग बहती है। एंड द टोटल रेसिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट डिक्रीज, और जो टोटल यानी कुल प्रतिरोध होता है वो घट जाता है। और इट इज़ हेल्पफुल व्हेन गैजेट हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस, और ये तब उपयोगी होता है जब अलग अलग युक्तियों का अलग अलग प्रतिरोध होता है। एंड दे रिक्वायर डिफरेंट करंट टू ऑपरेट, और उनको चलाने के लिए अलग अलग मात्रा में करंट चाहिए। तो इसके लिए हमें पैरेलल वाले क्रम में ही जोड़ना जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे, रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि जो प्रतिरोध होते हैं उनको हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो उनको जोड़ने के लिए दो मेथड होते हैं, एक होता है रेसिस्टर इन सीरीज, एक श्रेणी क्रम में जोड़ना, और एक होता है रेसिस्टर्स इन पैरेलल, यानी पैरेलल में यानी पार्श्व या समांतर क्रम में जोड़ना। तो दोनों के लाभ हानि भी पढ़ लिया हमने, दोनों के फॉर्मूले भी पढ़ लिए, और दोनों में क्या अंतर है वो भी हमने पढ़ लिया। तो आप इसको बढ़िया से रिवाइज कर लें, क्योंकि जो क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे काम आएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से आपको एक टॉपिक 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें हमें पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी जो विद्युत धारा होती है उसका उसमें प्रभाव हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें प्रभाव में क्या जानेंगे कि किसी तार में अगर लगातार करंट बहता रहता है तो वो जो तार होता है वो गर्म हो जाता है, और उसी गर्मी का इस्तेमाल करके हम अपने प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे हम उसका टोस्टर बना सकते हैं, हीटर बना सकते हैं, पानी गर्म करने वाले हीटर बना सकते हैं। ठीक है, और आजकल तो तावे भी बनते हैं जिसपे हम रोटी पका सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। तो उसको जानेंगे। यहाँ से लिखा है कि बैटरी और सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी विद्युत परिपथ का बैटरी और सेल जो होता है वो विद्युत ऊर्जा का एक स्रोत होता है। द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ए सेल और ए बैटरी। तो एक सेल या बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है उससे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को बनाते हैं और उसे प्रयोग में लाते हैं। Chemical reaction generates the potential difference that sets the motion of electron and current flow through the resistor connected in the battery। और बैटरी के अंदर रासायनिक क्रिया होती है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रॉनों की गति उत्पन्न होती है, जिससे जो करंट होता है वो किसी भी प्रतिरोध में कनेक्ट करने पर, बैटरी से कनेक्ट करने पर वो चलने लगता है। द सोर्स कीप ऑन एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी इन मेंटेनिंग द करंट, और जो स्रोत होता है वो इस एनर्जी को या विद्युत धारा को मेंटेन करते रहता है, यानी एक समान करंट देता रहता है। ए पार्ट ऑफ एनर्जी इन कन्वर्टेड इनटू यूज वर्क, एग्जांपल रोटेटिंग ऑफ मोशन ऑफ ए फैन और मिक्सर एंड ग्राइंडर और जूसर। तो कह रहा है ऊर्जा का एक भाग जो होता है उसको काम करने में लग जाता है, जैसे पंखे की पंखुड़ियाँ घुमाने में, मिक्सर की, ग्राइंडर की, जूसर की पंखुड़ियों को घुमाने में लग जाता है। और वैन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एक कंडक्टर, और जब कोई करंट किसी कंडक्टर यानी चालक से पास होता है तो जनरेट बाय इट हीट, तो वो उष्मा यानी गर्मी उत्पन्न करता है। एंड ड्यू टू द रेसिस्टेंस इट ऑफर्स टू करंट फ्लो, और ये करंट को बहने देता है अपने में से। और द वर्क डन इज ओवरकमिंग द रेसिस्टेंस इज जनरेटेड एज हीट, और जब काम हो जाता है तो जो रेसिस्टेंस था वो गर्म हो जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी विद्युत धारा का उसमें प्रभाव।
यानी जब किसी युक्ति में लगातार करंट जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट लगातार फ्लो होने से वो जो गैजेट या युक्ति होती है जिसमें लगातार करंट जा रहा है तो वो युक्ति जो है उसमें इलेक्ट्रॉनों की गति लगातार होती है। इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रभाव ढंग से ना होने पे, प्रतिरोध ज़्यादा होने पे ऊष्मा बढ़ जाती है और वो ऊष्मा बढ़ जाती है, उसी ऊष्मा के बढ़ने को ऊष्मा का तापीय प्रवाह कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। ठीक है, अभी आगे लिखा है हमारे लिए कि हीट प्रोड्यूस बाय ए हीटिंग एलिमेंट रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट passing through the conductor and resistor R of the conductor or time it for which the current is passed through the conductor। और जो ऊष्मा होती है किसी प्रतिरोध की वो अनुक्रमानुपाती है। ऊष्मा जो होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है उस युक्ति में, यानी उस रेसिस्टर में बहने वाले इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के भी समानुपाती होती है और समय के भी समानुपाती होती है। तो तीनों के समानुपाती होती है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हैज इट्स एप्लीकेशन इन अप्लायंस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन। कहता है इसका प्रयोग हम इलेक्ट्रिक आयरन में करते हैं, माइक्रोवेव में करते हैं, इमल्शन रोड में करते हैं, इंड्यूसिंग कुकिंग रसोई घर में करते हैं, हीटर में करते हैं। एज दीज आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये सभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के प्रभाव हैं। लेट देयर बी ए करंट आई। मान लेते हैं कि कोई करंट आई है और वो लिखा है कि फ्लोविंग थ्रू ए रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर, जो कि एक प्रतिरोध में बह रहा है। एंड लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बी वी, और मान लेते हैं उनके अंदर विद्युत विभवांतर जो है वो वी है। और लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच चार्ज क्यू फ्लो, और माना टी वो समय है जिसमें इतने देर तक जो चार्ज माने आवेश जो है वो बह रहा है। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, यानी क्यू गुना वी होता है, ये याद करना है आपको। एंड पावर इज डिफाइन एज द एनर्जी कंज्यूम और वर्क डन पर यूनिट टाइम। और पावर निकालने के लिए आपको वर्क अपॉन टाइम करना होगा, जो कि आपने 9th में पढ़ा है। तो क्योंकि पावर का फार्मूला वर्क अपॉन टाइम होता है तो वर्क का फार्मूला क्यू मल्टीप्लाई वी होता है, तो पावर का भी फार्मूला बन सकता है क्यू मल्टीप्लाई वी बटे टी। और अब हम यहाँ पर तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था I बराबर Q अपॉन में T पढ़ा था हमने। ठीक है, तो अगर हम इस T को इधर मल्टीप्लाई कर दें Q से, मतलब I से, तो Q का फार्मूला बन जाएगा I गुना T। तो हमने यहाँ पे Q को हटा के उसकी जगह I गुना T लिख दिया है। एक T से आपका एक T कट जाएगा तो बचेगा आपका V पर, मतलब P बराबर V गुना I। तो पावर के इतने सारे फार्मूले मिलने में कि P पावर का फार्मूला V Q गुना V बटे T भी हो सकता है, या I गुना T गुना V बटे T हो सकता है। T से T कट जाएगा तो V गुना I हो सकता है। और अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन टाइम T, और T समय में उत्पन्न ऊष्मा निकालने के लिए, यानी हीट निकालने के लिए हम पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। और पावर का फार्मूला भी V गुना I आया था, उसको T से गुना कर देंगे। तो हीट का फार्मूला बन जाता है V गुना I गुना T, या V का भी फार्मूला हमने पढ़ा था IR। तो अगर हम इस V को हटा के इसकी जगह IR लिख दें इस वाले फार्मूले में, तो H बराबर I स्क्वायर RT बन जाएगा। तो हमारा फार्मूला बन जाता है H बराबर I स्क्वायर RT। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से दोहरा लें। लगभग सारे फार्मूले हमारे यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं, जो भी अभी हम सवाल करेंगे तो उसमें हमारे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला हमें आ गया है, जो कि ऊष्मा होती है वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है और समय के समानुपाती होती है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। अब लिखा है कि जूल लॉ ऑफ हीटिंग, जूल के ऊष्मा का नियम, जूल के तापन का नियम। इस नियम से यह स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा I में दिए गए प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, और दूसरा दी गई विद्युत धारा के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती, और तीसरा उस समय के अनुक्रमानुपाती होती है जिसके लिए दिए गए प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित होती है।
तो इसमें लिखा है कि इट स्टेट दैट, ये बताता है कि हीटिंग प्रोड्यूस इन ए रेसिस्टर इज, किसी प्रतिरोध में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर ए गिवन रेसिस्टर। एक दिए हुए प्रतिरोध के विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टर ऑफ ए गिवन रेसिस्टर, या फिर किसी दिए हुए प्रतिरोध के समानुपाती होती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टर, और समय की भी अनुक्रमानुपाती होती है जितने समय के लिए किसी प्रतिरोध में बहती है। ठीक है, तो यानी यही फॉर्मूले को उन्होंने बताया है। तो ये पेपर में आता है, इसे याद कर लेंगे। जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, यानी इसमें H बराबर I² RT ही याद करना है। ठीक है, तो इसको मैं उम्मीद करता हूँ आप याद कर लेंगे। ये भी फॉर्मूला याद करना है, I बराबर Q बराबर IT और V बराबर IR। ये सब भी हमने ऊपर पढ़ा था ओम के नियम से। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑन करंट। तो जो विद्युत धारा के जो तापीय प्रभाव होते हैं, इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूरी, विद्युत केतली, विद्युत हीटर जूल के तापन पे ही आधारित हैं। ऐसे कोई बल्ब जलता है वो भी इसी के द्वारा जलता है। बल्ब के अंदर जो तंतु होता है वो टंगस्टन, वो भी ऐसे ही गर्म होता है करंट जाने पे, तो वो भी गर्म होकर वो में प्रकाश देता है। ठीक है, तो यही सब बताया गया इसके अंदर, पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से लिखता है द अनअवॉइडेबल हीटिंग कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लीकेंसीज एंड कैन अलर्ट देयर प्रॉपर्टीज और दे मे बी डैमेज ड्यू टू एक्सेसिव हीट। अब यहाँ चेतावनी दी गई है कि कोई विद्युत युक्ति है, उसमें लगातार अगर तापमान बढ़ता रहता है तो अगर वो उसके गुण भी हैं लेकिन उससे नुकसान हो सकता है, उससे हमें नुकसान पहुँच सकता है, जैसे घरों में आग लग जाती है। इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री, आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक हीटर ऑल आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो जो विद्युत के लॉन्ड्री वाले हीटर आते हैं, टोस्टर आते हैं, केटल आते हैं, हीटर आते हैं, वो सब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के द्वारा ही चलते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज फिलामेंट प्रोड्यूस लाइट इन ए बल्ब डज नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू इट्स हाई रेसिस्टेंस। टंगस्टन हैज मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस, सो इट इज़ यूज एज ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। यहाँ बताया गया कि जो बल्ब का तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। उसका तापमान जितना भी बढ़ जाता है तो वो टूटता नहीं है, पिघलता नहीं है, क्योंकि उसके रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है और उसका जो गलनांक होता है उसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस तक इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसलिए जल्दी गर्म होकर टूटता नहीं है और इसका इस्तेमाल जो है विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब आर फिल्ड विद इनर्ट गैस लाइक आर्गन टू प्रिवेंट इट्स ऑक्सीडेशन और बर्निंग ऑफ फिलामेंट। कहता है कि जो विद्युत बल्ब होते हैं इनका प्रयोग जो है, इनका जो प्रयोग है वो किया जाता है, तो इसमें आयरन गैस, आर्गन नाम की जो अक्रिय गैसें होती है, आर्गन, नोबल गैस, उनको भरा जाता है ताकि उनका ऑक्सीडेशन ना हो, यानी उनका ऑक्सीकरण ना हो, वो आसानी से जलती रहे और वो बल्ब खराब ना हो। तो जो बल्ब होते हैं उसके अंदर आर्गन या नोबल गैस भरी जाती है ताकि बल्ब खराब ना हो लंबे समय तक। अब लिखा है कि फ्यूज इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इट प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम ओवर वोल्टेज एंड हाई करंट। ये कहता है कि एक फ्यूज होता है, यानी विद्युत फ्यूज, जो कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रयोग किया जाता है और ये प्रयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट को कंट्रोल करता है। अगर आगे कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ होता है या ओवर वोल्टेज होता है, ज़्यादा करंट चला जाता है, तो ये उसे मतलब रोकता है, उससे मतलब सुरक्षा देता है, उसको ख़राब होने से बचाता है, घर में आग वाग लगने से ही बचा लेता है। द फ्यूज इज प्लेस इन ए सीरीज, और जो फ्यूज होता है उसको सीरीज में जोड़ा जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद द इलेक्ट्रिक डिवाइस, यानी विद्युत युक्तियों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दिस इज ए थीन वायर ऑफ एन एलॉय ऑफ कॉपर। ये एक पतला तार होता है जिसमें मिश्र धातु से बनाया जाता है, इसमें तांबा, एल्युमिनियम, आयरन वगैरह मिलाकर बनाया जाता है। लिखा है इफ़ हाई टेम्परेचर फ्लो इन ए फ्यूज वायर, अगर बहुत ज़्यादा तापमान इस तार में चला जाता है तो एज द टेम्परेचर ऑफ फ्यूज वायर इंक्रीज, और फ्यूज वायर का जो भी तापमान जब बढ़ जाता है तो इट मेल्ट, ये पिघल जाता है, एंड सर्किट इज ब्रोकन, और परिपथ टूट जाता है और करंट बहना बंद हो जाता है और घर जो है वो सुरक्षित रहता है।
इन डोमेस्टिक सर्किट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूज वायर आर यूज, और घरों के अंदर अलग अलग प्रकार के फ्यूज इस्तेमाल होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द लोड ऑफ सर्किट, वो डिपेंड करता है कि हमें कितने लोड का करंट चाहिए। तो ज़्यादातर घरों में 5 एम्पियर का प्रयोग होता है और बड़ी बड़ी फैक्ट्री में 5 एम्पियर से ऊपर का प्रयोग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक आखिरी टॉपिक और पढ़ना है, फिर हमारा ये चैप्टर जो है लगभग ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो वो चैप्टर, वो आखिरी टॉपिक क्या है, वो है इलेक्ट्रिक पावर। तो इसमें लिखा हुआ है कि विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा जिस दर से क्षय अथवा व्यय होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। दोबारा सुनेंगे, विद्युत ऊर्जा जिस दर से क्षय अथवा व्यय होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला हमने पहले ऊपर ही पढ़ लिया था। तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला यानी P बराबर होता है V मल्टीप्लाई I। अब V का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था IR, तो इस V को हटाकर अगर हम IR लिखें तो IR और गुना I, तो I 2 बार हो गया, तो इसीलिए I² R भी होता है पावर का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे वो कि एक एक करके वो सारा वो हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सारा समझाया हुआ है। तो P का फॉर्मूला V²/R भी हो सकता है, P का फॉर्मूला V गुना I हो सकता है, और P का फॉर्मूला I² R हो सकता है। तो ये सब आपको याद करना है। अब यहाँ से डेफिनेशन लिखिए कि द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक एनर्जी जिस रेट से कंज्यूम होती है यानी खपत होती है, वह होती है, उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि 100 वोट बल्ब हैज़ पावर 100 वोट और 100 जूल पर सेकेंड। तो जैसे कोई 100 वोट का बल्ब है तो उसकी जो पावर 100 वोट है, इसका मतलब है उसके अंदर 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड यूज हो रही है। इसका ऐसा यूनिट पावर का होता है वाट, जिसे हम W से लिखते हैं। और वाट के बारे में, मतलब वोट के बारे में यहाँ पे और अच्छे से बताया हुआ है कि वोट क्या है। तो वोट लिखा हुआ है कि वोट इज़ द पावर कंज्यूम बाय डिवाइस। वोट ना एक शक्ति है जो किसी युक्ति में व्यय होती है, और दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेट्स एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ये बताता है कि किसी युक्ति में अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें 1 एम्पियर करंट बह रहा है, तो उसके अंदर जो शक्ति खपत होती है वो 1 वोल्ट होती है। तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 वोल्ट मल्टीप्लाई 1 एम्पियर, यानी 1 वोल्ट जो होता है वो बराबर होता है 1 वोल्ट मल्टीप्लाई 1 एम्पियर। ठीक है, यानी किसी युक्ति में 1 एम्पियर करंट बह रहा है और उसके अंदर, उसके बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर है, तो उसके अंदर एनर्जी कंज्यूम होगी 8 वोल्ट, यानी उसके अंदर जो पावर कंज्यूम होगा वो 1 वोल्ट होगा। सही है। The unit of electric energy is kilowatt hour. 1 kilowatt hour equal to 1000 watt, और 1 kilowatt hour equal to 1000 watt multiply 1300 second equal to 3.6 multiply 10 की पावर 6 watt per second, जूल पर सेकेंड, वोट पर सेकेंड। तो वोट का फार्मूला जूल अपॉन सेकंड होता है, सेकंड कट जाएगा तो सिर्फ जूल बचेगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा होती है, जो वोट होता है ना, शक्ति का छोटा मात्रक होता है। तो व्यवहार में इसे प्रयोग नहीं किया जाता। व्यवहार में बड़े बड़े मात्रा का प्रयोग किया जाता है जिसे किलोवाट कहते हैं, और 1 किलोवाट में 1000 वोट होते हैं, और 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल होते हैं। ठीक है, ये आपको याद करना है। इसी को हम 1 यूनिट जानते हैं, जो हमारे घर में बिल आता है 1 यूनिट 2 यूनिट, वो किलोवाट घंटा ही होता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंट नोट, इलेक्ट्रॉन आर नॉट कंज्यूम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ओनली इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। कि कोई भी विद्युत परिपथ है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कंज्यूम नहीं होते, बल्कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी ऊर्जा होती है वो खपत होती है। तो हम किसी युक्ति में इलेक्ट्रॉनों का खपत नहीं करते, मतलब विद्युत ऊर्जा का खपत करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा और पढ़ना है हमें। एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है AC करंट, फिर एक होता है अर्थ वायर, इतना ही पढ़ना है बस। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट क्या होता है, इसे DC के नाम से जानते हैं अधिकतर बच्चे। द करंट विच फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, जब कोई करंट केवल एक ही दिशा में बहती है उसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस बाय सेल और बैटरी, और इसको हम सेल या बैटरी से उत्पन्न करते हैं। सर्किट इन विच डायरेक्ट करंट फ्लो आर कॉल्ड DC, वो परिपथ जिसके अंदर करंट सीधा फ्लो करता है उसे DC कहते हैं। और बोथ AC एंड DC कैन गिव इलेक्ट्रिक शॉक,
और जो AC DC होते हैं दोनों हमें इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं। AC सर्किट, द करंट दैट फ्लो इन टू डायरेक्शन अल्टरनेटिवली इज कॉल्ड अल्टरनेटिव करंट। ऐसा करंट जो दोनों दिशाओं में बह सकता है उसे बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, या किसी भी दिशा में बह सकता है, एक ही दिशा में नहीं बहता, जो किसी भी दिशा में बहता है उसे अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, इसे AC बोलते हैं। इट इज़ सप्लाई बाय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इसको जो विद्युत डिपार्टमेंट होता है वो सप्लाई करता है। तो जो हमारे घरों में तार आते हैं बिजली के वो AC होते हैं, और सेल और बैटरी जो होते हैं वो DC होते हैं। वोल्टेज इज 220 वोल्ट टू 250 वोल्ट फॉर डोमेस्टिक सप्लाई। घरों के अंदर 220 वोल्ट से 250 वोल्ट के बीच में वोल्टेज को सप्लाई किया जाता है। करंट इज 5 एम्पियर, फ्रिक्वेंसी इज 50 साइकिल्स पर सेकेंड और 50 हर्ट्ज, और इसके अंदर जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, और जो विद्युत धारा होती है वो 5 एम्पियर के लगभग होती है, इससे कम होती है। पावर इज ट्रांसमिटेड बाय AC करंट, और पावर को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं AC करंट से ही। इट गिव्स इलेक्ट्रिक शॉक इफ लाइव वायर टच, अगर हमने लाइव वायर छू लिया, मतलब मेन तार छू लिया, तो हमें करंट लग सकता है और मृत्यु हो सकती है। तो ये बहुत घातक होता है जो घर के अंदर करंट आते हैं, ठीक है। बैटरी और सेल उतने घातक नहीं होते, लेकिन जो बिजली जो हमारे ट्रांसफार्मर से आ रही है वो बहुत ही खतरनाक होती है। आगे लिखा है इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर में लिखा है इट इज़ कनेक्टेड टू द मेटल केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक एप्लीकेंस। विद्युत वायर होता है, भूमिगत तार कहते हैं इसे। इन केस ऑफ लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट में गेट शॉक, एंड इफ लाइव वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस द अर्थ वायर अलो द करंट टू फ्लो थ्रू इट इज टू द ग्राउंड एंड इट कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द फैटल इलेक्ट्रिक शॉक। क्या होता है कि घर के अंदर एक आपने देखा होगा दो तार आते हैं, एक लाल वाला आता होगा, एक काला वाला आता होगा। तो लाल और काले में लाल वाला जो होता है वो मेन तार या लाइव वायर होता है, अगर उसको छू लिया तो मृत्यु हो सकती है। तो घर के अंदर कोई एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, उससे बचने के लिए हम तीसरा तार एक हरे कलर का यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं अर्थ वायर, भूमिगत तार। अब इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि अगर कोई ज़्यादा करंट भी अगर आता है तो वो इस भूमिगत तार से होकर वो ज़मीन में चला जाता है और हम सुरक्षित रहते हैं और हमें विद्युत आघात से हम बच जाते हैं। तो इसका प्रयोग हमें घर में करना चाहिए। इन द 3 पिन प्लग ब्लू इज न्यूट्रल वायर, तो 3 प्लग होते हैं, नीले तार होता है वो न्यूट्रल वायर होता है, रेड वाला लाइव वायर होता है, मैं जो काला वाला कह रहा था उसे ब्लू भी बोलते हैं। अर्थ वायर इज ग्रीन और येलो, तो जो भूमिगत तार होते हैं वो हरे या पीले होते हैं, याद करना है। द अर्थ पिन इज लॉन्गर, अर्थ वाला जो पिन होता है वो बहुत लंबा होता है, आपने देखा होगा 3 प्लग वाले कुछ चार्जर आते हैं उसमें देखा होगा। लॉन्गर एंड थिकर देन लाइव एंड न्यूट्रल वायर, वो लंबा और मोटा होता है लाइव और न्यूट्रल वायर से। एंड द सॉकेट्स आर मैकेनिकली प्रोटेक्टेड। द अर्थ पिन मस्ट एंटर इन द टॉप होल एंड अदर 2 पिन्स इन द बॉटम होल, तो एक ऊपर वाला होल होता है वो हरे के लिए होता है और बाकी जो नीचे 2 होल होते हैं वो आपका लाल और नीले के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये 2 तार मेन होते हैं, इससे भी काम चल जाता है, लेकिन हम हरा वाला अपने घर में सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं कि घर में कोई इलेक्ट्रिक शॉक ना हो या मतलब ओवरलोडिंग ना हो, ठीक है। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम अपने घरों में अर्थ वायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी बन गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके हमें बताएं। तो लगभग मैंने आपका इसमें जो पूरा सिलेबस है वो करा दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।